अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद अरसलान बुखारी, आपका केमिस्ट्री का टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने जानबूझ के एक छोटा सा टॉपिक चूज़ किया है ताकि मैं आपको समझा सकूं। छोटा सा लेक्चर होगा जिसमें हम खुद तशखीसी सरगर्मी 10.4 जो कि एक टेबल की सूरत में आपकी बुक में मौजूद है उसको डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से सवाल हैं। डियर स्टूडेंट्स, मेरा इस टॉपिक को चूज़ करने के पीछे मकसद क्या है? इसके अंदर एक ऐसा सवाल मौजूद है जो बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर कई दफ़ा आ चुका है। सो डियर स्टूडेंट्स, उसका जवाब हमारे बच्चों को देना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को एक अलहदा लेक्चर के तौर पर आपको समझाना मुनासिब समझा है। सो चलते हैं बोर्ड की तरफ और आपको इन सवालों के देते हैं जवाब। जी, तो मेरे अज़ीज़ तलबा, जैसे कि आपको इंट्रो में भी बताया गया कि आज का हमारा टॉपिक सरगर्मी नंबर 10.4 होगा। चूँकि ये 10.4 है और इससे पहले 3 सरगर्मियाँ गुजर चुकी हैं, लेकिन मैंने उनको नहीं करवाया। इसलिए नहीं करवाया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो सारी की सारी चीज़ें आप खुद करें और जैसे मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं डिटेल में, उनसे वो सारा नॉलेज निकालें और उन तीनों को आप हल करें। इसको मैं खुद क्यों करवा रहा हूँ? इसको खुद करवाने के पीछे वजह ये है कि इसके अंदर से 2 मरतबा बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन बन चुका हुआ है और वो कौन सा क्वेश्चन बन चुका है वो जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा और उसके ऊपर डिस्कशन करना ज़रूरी है। अजीज़ तलबा, सरगर्मी 10.4 5 सवालों के ऊपर बेस करती है। इसका जो पहला सवाल है उस पहले सवाल के मुताबिक वो आपसे पूछ रहे हैं कि सॉल्ट्स को आप नाम कैसे देंगे, यानी सॉल्ट्स की नेमिंग कैसे होती है, सॉल्ट्स को नाम कैसे दिया जाता है। तो चूंकि इसको हम टॉपिक में बड़ी तफसील के साथ डिस्कस कर चुके हैं, तो सॉल्ट्स को नाम कैसे दिया जाता है हम इसको थोड़ा सा रिपीट करके देखते हैं कि एक सॉल्ट को हम नाम कैसे देंगे। अजीज तलबा, सॉल्ट बनता कैसे है? सॉल्ट तब बनता है जब हम एक एसिड का रिएक्शन किसी बेस के साथ करवाते हैं और अगर आप बेस इस्तेमाल नहीं कर रहे तो फिर हम एक मेटल इस्तेमाल करेंगे और इसके नतीजे में सॉल्ट बन जाएगा। तो अजीज तलबा, जब आप सॉल्ट को नाम देंगे तो फिर आपको पता होना चाहिए कौन सा एसिड है और कौन सा बेस या कौन सा मेटल इस्तेमाल हो रहा है। मिसाल के तौर पर अगर हम एसिड इस्तेमाल करते हैं HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आपने समझ जाना है कि सॉल्ट के अंदर क्लोराइड वाला हिस्सा जरूर आएगा। क्योंकि एसिड के अंदर क्लोरीन मौजूद है तो सॉल्ट के अंदर क्लोराइड वाला हिस्सा जरूर आएगा। अगर हम एसिड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं नाइट्रिक एसिड को जिसका फॉर्मूला है HNO3, तो आप समझ जाएं कि इसमें NO3 वाला पार्ट आएगा और NO3 वाले पार्ट का नाम है नाइट्रेट। तो इसमें नाइट्रेट वाला पार्ट हमें सॉल्ट के अंदर नजर आ जाएगा। तो सॉल्ट को नाम देने के लिए पहली बात एसिड की तशखीस करना ज़रूरी है कि हम कौन सा एसिड इस्तेमाल कर रहे हैं। फ़र्ज़ कीजिए अगर हम इस्तेमाल करते हैं H2SO4 जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसके अंदर चूंकि SO4 वाला पार्ट है और SO4 वाला पार्ट सल्फेट कहलाता है, तो बनने वाला जो सॉल्ट होगा लाजमन वो एक सल्फेट सॉल्ट होगा। और इसी तरह अगर हम एसिटिक एसिड इस्तेमाल करते हैं जिसका फॉर्मूला है CH3COOH, तो यहाँ जो सॉल्ट बनेगा उसके अंदर एसीटेट वाला पार्ट आ जाएगा। तो मैं इसे हाईलाइट कर दूं कि यहाँ से ये पार्ट, यहाँ से ये पार्ट, ये वाला और ये वाला पार्ट, यानी हाइड्रोजन के अलावा जो हाइड्रोजन लूज होना है उसके अलावा जो पार्ट होगा, तो यहाँ पे एसीटेट वाला पार्ट हमें नजर आ जाएगा। तो जो बनने वाला सॉल्ट होगा अजीज तलबा वो एक एसीटेट होगा। तो ये नाम देने का तरीका, तो सॉल्ट के अंदर यानी सॉल्ट का जो दूसरा नाम होगा, जो दूसरा हर्फ होगा जैसे क्लोराइड, नाइट्रेट, वो डिपेंड करेगा कि आपने एसिड कौन सा इस्तेमाल किया है। और जो उसका पहला हिस्सा होगा वो देखेगा कि बेस के अंदर कौन सा मेटल था या आपने डायरेक्ट मेटल जो है वो कौन सा इस्तेमाल किया।
मिसाल के तौर पर अगर आप बेस इस्तेमाल करते हैं NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सॉल्ट के अंदर क्लोराइड वाला पोर्शन जो एसिड से आ रहा है उसके साथ सोडियम का लफ्ज लग जाएगा, तो सॉल्ट का नाम होगा सोडियम क्लोराइड। अगर आप बेस इस्तेमाल करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और उसका रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, तो चूंकि नाइट्रेट वाला पार्ट चला गया तो सॉल्ट तो नाइट्रेट होगा, बेस में से एसिड वाला पार्ट आएगा और एसिड वाला पार्ट बेस के अंदर से मेटल वाला पार्ट आएगा और मेटल वाला पार्ट K है यानी पोटेशियम है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये पोटेशियम का सॉल्ट बन रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा। इसी तरह जब हम एसिड इस्तेमाल करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और उसके अंदर सल्फेट वाला पार्ट सॉल्ट का हिस्सा बनता है, और हम बेस इस्तेमाल करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो बेस में से मेटल वाला पार्ट आएगा जो कि है कैल्शियम का, तो कैल्शियम का सॉल्ट बन जाएगा और वो है कैल्शियम सल्फेट। और इसी तरह अगर हम एसिटिक एसिड का रिएक्शन, फर्ज कीजिए कि हम इसका रिएक्शन फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं, तो बेस में से Na वाला पार्ट आएगा तो यहां पे आ जाएगा सोडियम एसीटेट। तो अजीज तलबा, जो पहला इसका सवाल है इस सरगर्मी का कि एक सॉल्ट को नाम कैसे दिया जाएगा, तो उसके लिए मैंने आपको तफसील से बता दिया कि आपने देखना है एसिड कौन सा है। एसिड के अंदर से उसका दूसरे वाला हिस्सा आएगा यानी एसिडिक रेडिकल जिसका नाम एंड पे लगाया जाता है, और बेस में से मेटल वाला पार्ट आएगा जिसका नाम है बेसिक रेडिकल, वो नाम के शुरू में लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल आसानी से इसका जवाब समझ आ चुका है। अब चलते हैं दूसरे सवाल पे, और दूसरा सवाल कुछ इस तरह से है कि वो आपको एक मेटल दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिंक का रिएक्शन करवाएं, यानी जिंक मेटल का रिएक्शन करवाएं किसके साथ? जिंक का जब रिएक्शन होता है 3 चीजों के साथ। पहली चीज उन्होंने दी है नाइट्रिक एसिड जिसका फॉर्मूला है HNO3, और दूसरे नंबर पे उन्होंने दिया है फॉस्फोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला है H3PO4, और तीसरे नंबर पे उन्होंने दिया है एसिटिक एसिड और कहा है कि इसके इन तीनों के साथ जिंक का अलग अलग रिएक्शन करवाएं और बताएं कि जब जिंक का रिएक्शन इन सब के साथ अलग अलग होगा तो इन सब के नतीजे में कौन कौन सा सॉल्ट बनेगा। अजीज तलबा, सबसे पहले तो ये स्कीम अपने जहन में लेकर आए, जो कि हमने इसको लेक्चर में पहले डिस्कस कर लिया हुआ है, तो मैं इसलिए स्कीम यहाँ पे लिखूंगा कि जब कभी भी एक एसिड का रिएक्शन एक मेटल के साथ करवाया जाता है और जिंक जैसे मॉडरेट यानी दरमियाने रिएक्टिव मेटल के साथ करवाया जाता है, तो इसके नतीजे में सॉल्ट बन जाता है और साथ में हाइड्रोजन नाम की गैस बन जाती है। तो अजीज तलबा, सवाल ये है कि जब जिंक का रिएक्शन बारी बारी अलग अलग इन तीनों एसिड्स के साथ करवाया जाएगा तो इन तीनों एसिड्स के साथ रिएक्शन करवाने पर सॉल्ट कौन सा बनेगा उसका नाम आपने बताना है। तो अजीज तलबा, आप समझ सकते हैं जैसे मैंने ऊपर डिटेल बता दी है कि यहाँ से नाइट्रेट वाला पार्ट आगे जाएगा सॉल्ट के अंदर, यहाँ से फॉस्फेट वाला पार्ट जाएगा और यहाँ से एसीटेट वाला पार्ट जाएगा। यानी जब जिंक नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो जिंक नाइट्रेट बनेगा, जब जिंक फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो जिंक फॉस्फेट बनेगा, और जब जिंक एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो जिंक एसीटेट नाम का सॉल्ट बनेगा। अजीज तलबा, हम इन तीनों का बारी बारी रिएक्शन करवा के देखते हैं और फिर देखते हैं कि कौन कौन सा सॉल्ट बनेगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, और नाम मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। रिएक्शन करने से पहले जरा सुन लीजिए, जिंक जब बिल्कुल न्यूट्रल हालत में होता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, लेकिन जब ये किसी चीज के साथ जुड़ता है बॉन्ड बनाने के लिए तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आती है। तो अजीज तलबा, ये +2 वाला मामला आपने जहन में रखना है। इसी तरह नाइट्रेट NO3 रेडिकल, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो ओवरऑल होती है वो -1 होती है। फॉस्फेट PO4 की -3 होती है और एसीटेट CH3COOH की -1 होती है। मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट्स इसलिए बता दी हैं
कि आपको इनका फॉर्मूला बनाने में अब खासी आसानी हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं पहले रिएक्शन की तरफ। तो पहला रिएक्शन है जिंक का और नाइट्रिक एसिड का। और जैसे ही इसका रिएक्शन होगा, चूंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि जिंक पे +2 आएगा और नाइट्रेट के ऊपर -1 आएगा। अजीज तलबा, आप नहम क्लास के अंदर फॉर्मूला बनाने का तरीका पहले ही पढ़ चुके हैं। आपको पता है कि जब पावर्स बराबर ना हो तो पावर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी जिंक की जो पावर है वो नाइट्रेट के साथ जाके मल्टीप्लाई होगी नीचे, और नाइट्रेट की जो पावर है वो जिंक के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। चूंकि ये 3 मिसालों में काम आना है, इसलिए मैं यहाँ पर इसकी एक छोटी सी आपको प्रैक्टिस करके दिखाता हूं कि आपने इसको कैसे करना है। अजीज तलबा, जिंक के ऊपर चार्ज है +2 और नाइट्रेट के ऊपर चार्ज है -1। तो जब ये चार्ज बराबर ना हो, जब ये पावर्स बराबर ना हो, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती हैं, और ये जो 2 है ये इस जगह पर आके मल्टीप्लाई होगा नीचे बॉटम पे, और ये 1 जो है वो इस जगह पर आकर मल्टीप्लाई होगा। तो अजीज तलबा, इसके नतीजे में जो फॉर्मूला बनेगा वो देखिए, जिंक उसके साथ कुछ नहीं लगेगा क्योंकि 1 आया है, तो जिंक हमने लिख दिया तो वो 1 के बराबर है, और ये 2 चूंकि उधर जाके दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए हम उसके बाहर ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट लगा के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अजीज तलबा, ये है आपके पास फॉर्मूला जिंक नाइट्रेट का। तो यहां से जिंक नाइट्रेट नाम का सॉल्ट बनेगा, और चूंकि साथ में हाइड्रोजन गैस बननी है तो हाइड्रोजन गैस को हम यहाँ पे शो कर देंगे, और वो चूंकि बन के निकल रही है, खारिज हो रही है, तो उसके साथ हम एरो लगाएंगे। तो सवाल का पहला हिस्सा ये था कि अगर जिंक का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करवाया जाए तो कौन सा सॉल्ट बनेगा और उसका नाम क्या होगा। तो जब हमने जिंक का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करवाया तो यहां से जिंक आया और यहां से नाइट्रेट वाला पार्ट आएगा, तो बनने वाले सॉल्ट का नाम होगा जिंक नाइट्रेट। अजीज तलबा, आप देख सकते हैं कि अभी ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन 2 हैं जबकि यहां पे हाइड्रोजन सिर्फ 1 है। तो इक्वेशन बैलेंस करना हम पहले सीख चुके हैं। इस मसावात को अगर हम मतवाजन करना चाहते हैं तो बस इसके साथ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पूरी की पूरी मसावात जो है तवाजन में आ जाएगी। चलते हैं दूसरे रिएक्शन की तरफ। तो दूसरा रिएक्शन है जिंक का रिएक्शन फॉस्फोरिक एसिड के साथ, जिसका फॉर्मूला है H3PO4। ऊपर बताई गई मालूमात के मुताबिक यहां से जिंक आएगा जबकि यहां से फॉस्फेट PO4 रेडिकल आएगा, और मैंने उसका चार्ज आपको -3 बता दिया है। चूंकि दोनों चार्जेस बराबर नहीं हैं, तो चार्जेस बराबर ना होने की वजह से वो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, और जब वो क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो चूंकि फॉस्फेट के साथ -3 यानी 3 चार्ज है, तो वो जिंक के साथ आ जाएगा, तो जिंक 3 आ जाएगा, और फॉस्फेट के बाहर पावर 2 आ जाएगी, और साथ में हाइड्रोजन गैस बन के खारिज होगी। तो अजीज तलबा, ये जो सॉल्ट हमारे पास बन रहा है इसका नाम है जिंक फॉस्फेट। डियर स्टूडेंट्स, आप देख लें कि अभी भी ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे 3 जबकि यहाँ पर 2 हैं, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ बराबर करने के लिए हम ये करते हैं कि हम यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब ये 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी हाइड्रोजन के 6 एटम्स हो जाएंगे, और यहाँ जब 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी हाइड्रोजन के 6 एटम्स हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाती है। जिंक 1 है इस साइड पर जबकि यहाँ 3 है, तो हम जिंक के साथ 3 लगा देंगे, तो ये पूरी इक्वेशन इस तरह से बैलेंस हो जाएगी। चलते हैं तीसरी एग्जाम्पल पे। तो तीसरी एग्जाम्पल में जिंक और एसिटिक एसिड का रिएक्शन है, और जिंक और एसिटिक एसिड के रिएक्शन के नतीजे में यहां से जिंक और यहां से एसीटेट आइन आएगा, चूंकि उसके ऊपर -1 चार्ज है और जिंक पे 2 है। तो इसका फॉर्मूला कुछ यूं बनेगा कि हम CH3COO के साथ 2 लगाएंगे और बाहर जिंक लगा देंगे, और हाइड्रोजन गैस बन के खारिज होगी। चूंकि यहां पर
हमें नजर आ रहा है कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन का 1 एटम है, जबकि एसीटेट वाला 1 पार्ट है, यहाँ 2 पार्ट है, तो हम इसके साथ 2 लगा देंगे, ये पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई और जिंक एसीटेट नाम का सॉल्ट हमें मिल गया। अजीज तलबा, ये था इस सरगर्मी 10.4 का दूसरा हिस्सा, जिसमें हमने जिंक के 3 मुख्तलिफ एसिड्स के साथ रिएक्शन करके देख लिया कि उनके नतीजे में बन क्या रहा है। अब आते हैं इस सरगर्मी के तीसरे सवाल पर, और ये वही सवाल है जिसका मैंने शुरू में आपको बता दिया कि ये बोर्ड के पेपर में कई एक दफा आ चुका हुआ है कि सॉल्ट्स न्यूट्रल क्यों होते हैं। अजीज तलबा, जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे सॉल्ट्स की खसूसियात का, तो वहां हमने इस बात को पढ़ा था कि सॉल्ट्स जो होते हैं, एक तो वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं और दूसरी बात मजमूई तौर पे वो न्यूट्रल होते हैं। और वहां पे बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये सवाल आया कि अगर उनके अंदर आइंस मौजूद हैं तो वो स्टेबल कैसे हो सकते हैं या ओवरऑल न्यूट्रल कैसे हो सकते हैं, आइंस वाली चीज न्यूट्रल कैसे हो सकती है। तो ये वाकई ही अपने आप में एक लॉजिकल क्वेश्चन है, लेकिन हम इसका जवाब 3-4 मिसालों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। मैं पहली मिसाल जो देना चाहता हूं वो है NaCl, जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। हम दूसरी जो मिसाल डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड की, और हम तीसरी मिसाल जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे सोडियम कार्बोनेट की, और चौथी मिसाल डिस्कस करेंगे कैल्शियम सल्फेट की। हम इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। हम पहले नंबर पे इस मिसाल को डिस्कस करेंगे, दूसरे नंबर पे इस मिसाल को, फिर तीसरे में इसको, और चौथी नंबर पे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं पहली मिसाल पे NaCl पर। अजीज तलबा, जब आप NaCl को पानी के अंदर हल करते हैं तो ये बनाता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यानी ये अपने आइंस के अंदर तब्दील हो जाता है। सोडियम के कैटाइंस बनते हैं मस्बत चार्ज वाले, और क्लोराइड के एनाइंस बनते हैं मनफी चार्ज वाले। तो आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास एक NaCl था यूनिट, तो हमारे पास उसमें से एक ही मस्बत चार्ज वाला आइन बना और एक ही मनफी चार्ज वाला आइन बना। तो हम इसकी रेशो लिख देते हैं कि जब ये एक यूनिट था तो ये एक बना और ये भी एक ही बना। तो एक ही एक बनने का क्या मतलब है अजीज तलबा? इसका मतलब है कि पॉजिटिव ने नेगेटिव के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया। तो जब इन्होंने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, कोई ज्यादा या कम नहीं है, बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये पूरे की पूरी जो चीज है वो ओवरऑल मजमूई तौर पे न्यूट्रल होगी। फर्ज कीजिए कि अगर NaCl के 10 यूनिट हों तो Na पॉजिटिव के भी 10 यूनिट बनेंगे और Cl नेगेटिव के भी 10 यूनिट बनेंगे। तो हम कह सकते हैं कि इनमें आइंस की तादाद बराबर हो गई है। तो जब आइंस की तादाद बराबर हो गई है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं आएगा। और कुछ इसी तरह का मामला हमारी दूसरी मिसाल में हमारे सामने आएगा कि जिसके अंदर CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, जैसे ही हम उसको आइंस में कन्वर्ट करते हैं तो ये आइंस के अंदर हल होके कैल्शियम के आइंस बनाता है, कैटाइंस, और सल्फेट के एनाइंस बनाता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ कैल्शियम का जो आइन बन रहा है उसके ऊपर भी +2 चार्ज है, और यहाँ SO4 यानी सल्फेट रेडिकल जो बन रहा है उसके ऊपर -2 चार्ज है। तो +2 और -2 जो है वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, जिस वजह से किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं आएगा। अजीज तलबा, पहली मिसाल में और दूसरी मिसाल में मैं आपको 2 बातें साबित करना चाह रहा हूं। पहली बात, आप देखिए कि यहाँ पे ये जो पहली मिसाल मैंने दी हुई है, इस पहली मिसाल में आइंस की तादाद बराबर है, यानी जो पॉजिटिव आइंस बन रहे हैं वो बराबर है नेगेटिव आइंस के। और कुछ इसी तरह की चीज हमें दूसरी मिसाल में भी नजर आ रही है कि जितने पॉजिटिव आइन बन रहे हैं उतने ही नेगेटिव आइन यानी एनाइन बन रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ इन दोनों का जायजा लेके हमें समझ लगती है कि इन दोनों के अंदर चार्ज भी बराबर है। देखिए कि इस पे +2 और इसके ऊपर -2, तो चार्ज भी बराबर है।
जबकि यहां पर भी हमें नजर आ रहा है कि सोडियम के ऊपर +1 और Cl के ऊपर -1 है। मतलब यहां पर भी एक तो आइंस भी बराबर हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जबकि उनके ऊपर चार्ज भी बराबर है। इस सूरत हाल में हम कह सकते हैं कि ये टोटली मुकम्मल तौर पे, मजमूई तौर पे हमें न्यूट्रल मिलेंगे। तीसरी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, जो कि है मैग्नीशियम क्लोराइड की। मैग्नीशियम क्लोराइड को जैसे ही हम पानी में हल करते हैं, ये पानी में हल होके मैग्नीशियम का कैटाइन बनाते हैं, जिसके ऊपर चार्ज +2 है। जबकि क्लोराइड यहां पे चूंकि क्लोरीन के 2 एटम है, तो 2 क्लोराइड आइंस बनते हैं। ये है वो कंफ्यूजन वाला पॉइंट जहां पर आकर बच्चे अक्सर इस कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि सर यहां पे आइंस बराबर नहीं है। आप रेशो देखिए तो आप समझ जाएंगे कि 1 यूनिट मैग्नीशियम क्लोराइड का 1 कैटाइन बना रहा है, लेकिन 2 एनाइन बना रहा है। तो यहां पर इस सूरत हाल में नंबर ऑफ पॉजिटिव आइन बराबर नहीं है नेगेटिव आइंस के। तो ये मैं आइंस की बात कर रहा हूं, ये मैंने आइंस की बात की है। यहां आपको नजर आ रहा है कि कैटाइन सिर्फ 1 बन रहा है मैग्नीशियम का, लेकिन एनाइंस जो क्लोराइड के हैं वो 2 बन रहे हैं। लेकिन अजीज तलबा, आप एक चीज पे गौर कीजिए कि यहां चार्ज बराबर है। गौर करें, यहां पर आपको चार्ज नजर आएगा +2 और यहां आपको चार्ज नजर आएगा -1 है, तो ये -1। लेकिन -1 जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, चूंकि 2 क्लोराइड है, तो 2 क्लोराइड का मतलब है 2 नेगेटिव चार्जेस हैं। तो जब 2 नेगेटिव चार्जेस आएंगे तो वो +2 के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो जो बच्चे भी ये समझ रहे थे कि सॉल्ट्स के न्यूट्रल होने की वजह आइंस का बराबर होना है, ये नामुकम्मल बात है। आइंस का बराबर होना कुछ सूरत हाल में अप्लाई होता है, लेकिन कुछ सूरत हाल ऐसी हैं, कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं कि जिसके अंदर आइंस का बराबर होना इस चीज को साबित नहीं करता कि सॉल्ट न्यूट्रल होगा, बल्कि हमने वहां पे चार्ज को बराबर होते हुए देखना है। अगर तो मस्बत चार्ज और मनफी चार्ज दोनों बराबर हैं, चार्ज की बात हो रही है, तादाद की बात नहीं हो रही, चार्ज की बात हो रही है। जैसे यहां +2 है, -1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा। तो +2 और -2 एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। तो जैसे ही ये कैंसिल करेंगे तो इनके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं आएगा। मजमूई तौर पे मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। चौथी मिसाल जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं वो है सोडियम कार्बोनेट की। सोडियम कार्बोनेट को जो ही हम पानी में हल करते हैं, ये 2 सोडियम के आइंस बनाता है, जबकि 1 कार्बोनेट का रेडिकल बनता है जिसके ऊपर चार्ज -2 है। अजीज तलबा, आप देख सकते हैं कि जब सोडियम कार्बोनेट का 1 यूनिट था तो उस 1 यूनिट ने कैटाइन 2 बनाए, यानी मस्बत चार्ज वाले आइन 2 बनाए, जबकि एनाइन जो है मनफी चार्ज वाला 1 बनाया। तो हम यहां पर भी कह सकते हैं कि यहां पर भी मस्बत चार्ज जो बना, आइंस की बात हो रही है, तादाद की बात हो रही है, वो नेगेटिव आइंस के बराबर नहीं था। तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी बराबर नहीं है और ये भी बराबर नहीं है। ऊपर वाली सिचुएशन दोनों के अंदर आइंस की तादाद बराबर है, लेकिन गौर करने पर पता चलता है कि ये +1 जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +2, और ये +2 इस -2 के इफेक्ट को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो इस तरह से किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं आएगा। तो ये तीसरा सवाल जो सबसे अहम है इस सरगर्मी के अंदर, और बोर्ड के पेपर में भी कई एक दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा गया है, वो मैंने आपको बताया कि सॉल्ट्स इसलिए न्यूट्रल होते हैं क्योंकि उनमें चार्ज बराबर होता है। उनमें आइंस की तादाद अगर बराबर नहीं भी है तो वो मायने नहीं रखती है। अगर चार्ज बराबर है तो एक सॉल्ट मजमूई तौर पे न्यूट्रल है। अगर चार्ज बराबर नहीं है, फर्ज कीजिए यहाँ पे चार्ज +2 आ रहा है और यहाँ चार्ज -1 आ रहा है, तो आपने समझ जाना है कि वो सॉल्ट जो है वो कभी भी न्यूट्रल नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये तीसरा सवाल भी मेरे तमाम स्टूडेंट्स को समझ आ चुका होगा। चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। बच्चों, चौथे सवाल के अंदर, चौथा सवाल बड़ा ही आसान है। उन्होंने आपको 2 फॉर्मूले दिए हैं और उन 2 फॉर्मूलों में उन्होंने क्या जी, सिर्फ ये बता दें कि इनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं, यानी एक्स्ट्रा जुड़े हुए पानी के मॉलिक्यूल्स कितने हैं। उसमें उन्होंने आपको एक जो फॉर्मूला दिया है वो दिया है
कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। अजीज तलबा, इसको कहते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ये रहा कॉपर सल्फेट, 5 का मतलब है पेंटा और हाइड्रेट का मतलब है पानी के मॉलिक्यूल जो साथ जुड़े हुए हैं। तो ये है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। जबकि दूसरा फॉर्मूला आपको दिया गया है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, उसमें 2 पानी के मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं। अजीज तलबा, जब हमने ये लेक्चर पढ़ा था वहां मैंने बताया था कि इसको जिप्सम भी कहा जाता है। तो इसमें उन्होंने सिर्फ आपसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तादाद पूछी है दोनों में। तो यहाँ पे हमें बड़ी क्लियरली नजर आ रहा है कि इसमें 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि इसके अंदर 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये सवाल एक इंतहाई आसान सा सवाल, किसी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखा जाए तो पॉइंट से आगे जो वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। आपने वो गिन के ही बता देने हैं कि वो कितने हैं, जैसे यहाँ 5 और यहाँ 2 हैं। अजीज तलबा, चलते हैं इस सरगर्मी के आखिरी यानी 5वें सवाल पे, जिस पर वो पूछ रहे हैं कि अगर या वो पूछते हैं कि मेटल और एसिड के दरमियान जो रिएक्शन होता है, होने वाला रिएक्शन क्या कहलाता है। ये इसका पहला हिस्सा। ये इस सवाल का पहला हिस्सा। और दूसरा वो पूछते हैं कि कौन सी गैस बनती है, यानी इस रिएक्शन के नतीजे में कौन सी गैस बनती है। तो अजीज तलबा, ये सवाल तो अभी हम डिस्कस करके आए हैं, तो चलें चंद एक रिएक्शंस मैं आपके सामने लिखता हूं, आप उसमें खुद ही समझ जाएंगे। मैं पहला रिएक्शन लिखता हूं जिंक का और सल्फ्यूरिक एसिड का। आप समझ सकते हैं कि इसके रिएक्शन में बनेगा जिंक सल्फेट और साथ में बनेगी हाइड्रोजन गैस। तो सवाल के दूसरे हिस्से का जवाब तो हमें यही मिल गया कि हाइड्रोजन नाम की गैस बनती है। एक दूसरा रिएक्शन हो सकता है मैग्नीशियम का। जब हम मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो उसके नतीजे में बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन नाम की गैस। हम मसावात को मतवाजन कर लेते हैं 2 लगा के। और अजीज तलबा, यहाँ पे हम आयरन का रिएक्शन भी करवा सकते हैं। जब हम आयरन का रिएक्शन करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये बनाता है फेरस सल्फेट, जिसको आप आयरन सल्फेट भी कह सकते हैं, और हाइड्रोजन नाम की गैस। तो अजीज तलबा, ये 3 रिएक्शंस मैंने आपके सामने लिख दी हैं, और इनमें इस रिएक्शन का दूसरा हिस्सा तो आपको बड़ी क्लियरली नजर आ गया कि कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। इस रिएक्शन के अंदर मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, सॉल्ट बन रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस बन रही है। लेकिन सवाल का पहला हिस्सा कि इस रिएक्शन का नाम क्या है, इस रिएक्शन का नाम आपको समझ लगेगा जब आप इस रिएक्शन पे जरा गौर करेंगे। आप देखिए कि यहां SO4 के साथ हाइड्रोजन मौजूद है, जबकि यहां पे SO4 के साथ जिंक मौजूद है। मतलब ये हुआ कि जिंक जो है वो हाइड्रोजन की जगह ले चुका है। आप देख सकते हैं कि जिंक हाइड्रोजन को उसकी जगह से निकाल चुका है, उसकी जगह से बाहर कर चुका है। और ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट आकर दूसरे एलिमेंट को उसकी जगह से निकाल दे, ऐसे रिएक्शन का नाम होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अजीज तलबा, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे के सारे केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स, मेरे सारे साइंसदानों को इन चीज़ों की समझ लग चुकी होगी, और ये बड़ी अहम है। बिलखसूस सवाल नंबर 3 जो टारगेट हो चुका है बहुत अहम था, जो मैंने आपको करवाया है। इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होगी, और इसमें मैं जानता हूँ कि मैंने कुछ ऐसे रिएक्शंस बता दिए हैं जो कि आपकी किताब के अंदर शायद नहीं भी लिखे हुए, वो एक एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे अपनी किताब में मेंशन कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टेबल जिसके अंदर चंद सवालात थे, ये आपको समझ आ चुका होगा,
और इसमें जो सबसे अहम सवाल है जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि वो कई दफ़ा बोर्ड के पेपर में आ चुका है कि सॉल्ट्स न्यूट्रल कंपाउंड्स कैसे हैं। मैंने बहुत तफसील से उस चीज़ को समझाया है, कई एक मिसालें दे के आपको समझाया है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल के जवाब को अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा ताकि आपको बोर्ड के पेपर में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ जल्दी आपसे मुलाकात होती है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।